Namaste, Jai Hind. Welcome to NCR Insights, the premium platform for thought-provoking conversations, episode 5 of Real to Reality podcast series. Today, we delve into the realm of mechanical engineering, where innovative designs, precision manufacturing, and sustainable solutions converge. I am your host, Spar Saxena. As we bridge the gap between academic excellence and industrial expertise, we are privileged to have Dr. Abhishek Pratap Singh, distinguished head of the Department of Mechanical Engineering at NIT College, sharing invaluable insights on the evolving landscape of mechanical engineering, bridging the academy industry divide, preparing students for the challenges of Industry 4.0, emerging trends in robotics, mechatronics, and clean energy. With Dr. Singh's expertise, we will explore the dynamic intersection of mechanical engineering, technology, and innovation, shedding light on the opportunities and challenges shaping the field. Join us as we navigate the transformative world of mechanical engineering, where theory meets practice and innovation propels progress. Thank you so much, sir, for joining us. Namaste, Spurs, for inviting me in this Real to Reality series of NCR Insight channel. Thank you. So, sir, can you share a brief background about yourself? Presently, I am working as professor and heading department of School of Mechanical Engineering at NIT Greater Noida. If I tell you about my brief background, so I belongs to a agriculture family and also from the village. तो स्टार्ट जो हुआ था वो गांव से हुआ था एंड जब हम 8, 9, 10th क्लास में शिफ्ट किए शहर में और वहाँ स्टडी स्टार्ट की टिल 10th मुझे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा था। तो इंजीनियरिंग क्या होता है ये नहीं पता था। घर में बस एक विज़न था कि अगर बच्चा डिप्लोमा कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। तो पता था कि कुछ एक डिप्लोमा नाम की कोई एक ब्रांच होती है या कुछ स्टडी होती है जिसमें कुछ इंजीनियरिंग टाइप की कोई चीज़ होती है, पर मुझे नहीं पता था। स्टार्ट हुआ जब मैं 11th में आया तो घर वालों ने कहा कि प्लीज़ ट्राई टू टेक एडमिशन इन डिप्लोमा। तो मैंने अप्लाई किया इन व्हेन आई वाज इन 11th क्लास। एट दैट टाइम हमारे स्टूडेंट बात करते थे कि आईआईटी का वर्ड नाम सुना था कि वो प्रिपरेशन कर रहे थे कि आईआईटी में प्रिपरेशन जाना है हमें। तो एट दैट टाइम आईआईटी वर्ड वाज वेरी न्यू टू मी। मुझे नहीं पता था कि आईआईटी क्या चीज़ है, आईटीआई सुना था। तो मैं कह रहा मैंने कि ये मेरे दोस्त जो है ये आईटीआई को इतना मतलब भाव क्यों दे रहे हैं इस तरह से, मतलब मैंने सोचा उस टाइम पे, क्योंकि आईटीआई को मैं जानते थे कि आईटीआई इज बिलो दैट डिप्लोमा और ये अच्छे स्टूडेंट हैं फिर भी ये उसकी बात क्यों करते हैं। व्हेन आई न्यू दैट आईआईटी इज़ अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द इंडिया दैट मीन्स रन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, तब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा इंजीनियरिंग में आया। तो मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया एट दैट टाइम। मेरा कोई विज़न नहीं था आगे स्टडी में। फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया। नाउ एंड हैविंग 18 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और नाउ प्रेजेंटली जो मैंने बताया मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो सर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्यों बीटेक और आगे एजुकेशन परस्यू करी? मैकेनिकल से क्यों, क्योंकि ये तो एक रीज़न अलग है। जब मैं डिप्लोमा ऑप्ट कर रहा था तो मेरा एडमिशन सिविल इंजीनियरिंग में हुआ था, लेकिन एट दैट टाइम आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज एट दैट टाइम देयर वर 2 मेजर टेक्नोलॉजीज जो हमें अट्रैक्ट करती थी उस एज में। एक तो टेलीविज़न था और दूसरा व्हीकल्स थे। जब भी हम बाइक्स कार्स वगैरह को देखते थे तो लगता था कि बचपन से भी मेरा टॉय खरीदने का एक था कि कार का ही टॉयज मैं खरीदता था। तो मेरा इंटरेस्ट वहीं से मेरा जनरेट हुआ कि इसके कार खरीदने के एक दिन बाद मैं सारी खोल के रख देता था और फिर उसे ज्वाइन नहीं कर पाता था क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं थे। तो मेरा इंटरेस्ट वहीं से बना कि कार के अंदर होता क्या, कि चलती कैसे है, या बाइक के अंदर ऐसा क्या है कि जिससे रन करती है, ट्रेन कैसे चल रही है। तो ये मेरा इंटरेस्ट था। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मेरे को एक अट्रैक्शन हुआ जिससे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्विच किया इन डिप्लोमा। और
उसके बाद तो फिर जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंटर कर गए तो जर्नी आगे बढ़ती गई। उसकी भी एक कहानी है कि मैंने बीटेक क्यों की, एमटेक क्यों की, पीएचडी क्यों की। जब मैं डिप्लोमा में था तो मेरे एक उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो उनकी नेम प्लेट थी, जब भी मैं बाहर निकलता था वहाँ से तो नेम प्लेट पढ़ता था उनकी। आज भी उनका नाम मुझे याद है, KM अग्रवाल नाम था उनका। तो उनके नाम के नीचे लिखा हुआ था डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ME। तो ये नेम प्लेट मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती थी। और घर पे जाके जब भी मैं फ्री होता तो अपने कॉपी पे नाम लिखता था अभिषेक प्रताप सिंह, डिप्लोमा, BE। जब बीटेक आ चुका था तो बीटेक अट्रैक्टिव वर्ड था, तो मैंने बीटेक लिखना शुरू किया। फिर पता हुआ कि बीटेक के बाद भी कुछ होता है, एमटेक भी लिखा कि एमई की जगह एमटेक होता है। तो जस्ट, लेकिन कभी इच्छा नहीं थी कि मैं इस कोर्स में जाऊंगा, लेकिन जस्ट मेरा लिखने की आदत थी। और यही चीज़ मेरे को पता नहीं क्यों आगे मेरी डेस्टिनी बना गई, और आगे सब चीज़ ऑटोमेटिकली होती चली गई, जिसका उस समय कोई प्लान नहीं था। तो इस तरह से एमटेक किया, लेकिन वहीं मैंने एमटेक लिख के नहीं छोड़ा। मैंने फिर पूछा क्या एमटेक से भी ऊपर कोई स्टडी होती है, तो मुझे पता चला कि पीएचडी एक और क्वालिफिकेशन होती है। उस समय पीएचडी के बारे में पता कुछ नहीं था कि कुछ होता है, लेकिन मैंने पीएचडी भी लिखना शुरू कर दी। शायद वो नोट्स कहाँ पड़े होंगे, आई डोंट नो, बट मेरी कॉपी भरी पड़ी थी इस नाम से, मेरा नाम और ये सारी डेजिग्नेट ये लिखे हुए थे क्वालिफिकेशन। आपने कोई पढ़ाई बंद नहीं करी? मैंने पढ़ाई उसके बाद बंद नहीं की, पता नहीं कि उसी, कहते हैं ना कि कभी हम कोई चीज़ लिखते हैं अपने लिए तो वो डेस्टिनी बन जाती है फ्यूचर में। शायद उसी ने मेरी डेस्टिनी बना दी, और वो मेरे को आज तक पढ़ाई कभी स्टॉप नहीं हुई। आज की डेट में मैं अगर बिना पढ़ाई के बैठता हूँ तो मुझे टेंशन होती है। तो समथिंग कोई नई बुक खरीद लूँगा, कभी कुछ भी नया कर लूँगा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करना शुरू कर दूँगा। तो ये मेरी एक हैबिट बन गई, यानी आदत बन गई। तो कभी कभी मेरे घर वाले भी कहते हैं कि हमेशा स्टडी में ही घुसे रहते हो, क्या है। तो दिस इज़ द जर्नी कि मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इतनी दूर तक मैं चला है। फिर सर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो सर वो जो स्टडी कर रहे हैं तब भी इंडस्ट्री के लिए इतना मतलब उनके बीच में गैप आ रहा है, तो उसका रीज़न सर क्या है कि पूरी मतलब क्या कमी बच्चे कर रहे हैं तो फुलफिल नहीं हो रहा है इंडस्ट्री के लिए? देखिए, एजुकेशन सेक्टर, एकेडमिक सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में एक हमेशा एक जब से मैंने स्टार्ट किया, जब से मैंने ऑब्जर्व किया, अपने लेवल पे जितना हो सकता था ट्राई किया कि इसकी ब्रिज होना चाहिए। बट मैंने एक चीज़ फाइंड की कि देयर इज़ नो एजेंसी जो इस डायरेक्शन में कभी काम कर रही है कि दे आर प्रोवाइडिंग द ब्रिज। मेन थिंग इज़ कि हम जब एजुकेशन एकेडमिक सेक्टर में होते हैं तो थ्योरेटिकल स्टडी पे ज़्यादा फोकस होता है। सर। अब देखिए, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं, या फिर जो फैकल्टी जो उनको टीचिंग कर रहे हैं, उन टीचर को कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट एक्चुअली नीडेड बाय द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। तो सबसे बड़ा जो गैप है ना, जो आप गैप की क्वेश्चन कर रहे हो, तो सबसे बड़ा गैप तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि वेदर दे नो कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए, क्या काम करना है। तो अगर कोई जानता है तो ठीक है, दो दे कैन डिस्कस इन क्लास, दे कैन टेल, दे कैन काउंसिल दी स्टूडेंट्स कि ये करना चाहिए आपको। लेकिन बहुत बड़ा एक मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर का इन्वायरमेंट है कॉलेज सिस्टम में, जिनको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में एक्चुअली में स्किल्स क्या चाहिए। और जो सबसे बेस्ट स्किल जो इंडस्ट्री में चाहिए वो है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल्स, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल एक लेमैन की टाइप कर लेंगे, एक बंदे को पेंट करना है घर में, ठीक है ना। तो पेंटिंग करने का एक स्किल होता है, जब तक नहीं आएगा जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं सीखे। और एक तरफ हम पेंटिंग करने का स्किल थ्योरेटिकल पढ़ा दें उसको, तो क्या वो फिट हो सकता है कि मैं थ्योरेटिकली 4 साल बच्चे को ये पढ़ा दूं कि पेंटिंग कैसे करते हैं, क्या 4 साल बाद वो सही तरह से पेंट कर पाएगा? तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो प्रैक्टिकल कोर्स नहीं करेगा। यस सर। सो व्हाट इज मिसिंग इन एकेडमिक सिस्टम, दैट इज कि 50% और मोर देन 50% जो एक्सपीरियंसिंग लर्निंग और पार्टिसिपेटिव लर्निंग होती है ना, वो मिसिंग है। हमने एजुकेशन सिस्टम, मैंने भी देखा कई जगह पे कि फैकल्टी आर, द सिस्टम इज फोकस्ड ऑन द थ्योरेटिकल टीचिंग ओनली, और प्रैक्टिकल टीचिंग को लाइटली लेते हैं, स्टूडेंट भी लेते हैं। दे आर नॉट अटेंडिंग क्लास, फैकल्टी इज नॉट टेकिंग सीरियसली। सो ये सबसे बड़ा गैप था अभी तक, लेकिन दिस इज नाउ
अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है। नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। 10 साल पहले मुश्किल था कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, देखना भी मुश्किल था, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन सी कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। So now academic systems are changing. They are bringing the practical hands-on learning in that. And what type of hands-on learning? That is actually what is needed in the industry. तो ये जो ब्रिज था, जो बहुत आज से 20 साल पहले बात करें तो बहुत बड़ा था, नाउ इट इज मीन्स स्टार्टेड बिल्डअप, ब्रिज बनना स्टार्ट हो गया है, कनेक्शन से स्टार्ट हो गया इंडस्ट्री के। नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ दिस। अर्लियर इसकी नीड ही नहीं समझी जाती थी। नाउ अभी भी जो थोड़ा गैप दिखता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द कनेक्शन बिटवीन दीज टू डिफरेंट वर्ल्ड, एकेडमिक एंड इंडस्ट्री। सर हम जैसे स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मतलब हम मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हमको एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जाना चाहिए, और मतलब एक कोडिंग लैंग्वेज भी आनी बहुत ज़रूरी है उनके फ्यूचर के लिए, वरना मतलब इतना सिक्योर फ्यूचर नहीं है मैकेनिकल बैकग्राउंड से। ऐसा मतलब कंफ्यूजन रहता है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स में, ऐसा सर कुछ? यस, डेफिनेटली। फर्स्ट थिंग, मैं स्टूडेंट से जब भी क्लास में डिस्कस करता हूँ तो एक चीज़ कहता हूँ कि आप फ्यूचर को देखो कि हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। कभी आपने एनालिसिस किया है कि 20 साल में क्या चेंज हुआ है पिछले? क्या आप सोचते हो कि 20 साल में क्या चेंज होने वाला है? हाउ द टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग द वर्ल्ड। आज से 20 साल पहले हम अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही हम सोचते हैं कि वी हैव टू यूज हैमर्स एंड रिंच एंड वी हैव टू ओपन द व्हीकल एंड दिस ऑल। लेकिन आप एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अगर उस कोर्स को अगर कोई अच्छे से स्टडी करे, सिर्फ उसके सिलेबस कंटेंट को ही थोड़ा सा देखने लग जाए, so you will see that there is an involvement of computer from starting of the course to the end of the course. Means हर सेक्टर में कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। नाउ वी आर डिजाइनिंग, वी आर यूजिंग डिजाइन विद द कंप्यूटर। अर्लियर वो पेपर पे डिजाइन होती थी, यू ऑल नो दैट। इंजीनियरिंग डिजाइन आपने करी हुई होगी। अच्छा, लेकिन अभी जो डिजाइन है कंप्यूटर पे हो रही है, वो पेपर वर्क टोटल कन्वर्ट बंद होता जा रहा है। डिजाइनिंग के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनालिसिस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसकी प्लानिंग होती है, सर्विस होती है, मेंटेनेंस होती है, एवरीथिंग कंप्यूटर इज एवरीवेयर। इट डजंट मीन कि कंप्यूटर को अब मुझे यूज करना है मैकेनिकल में तो आई नीड द कोडिंग स्किल्स। ओके, ये जरूरी नहीं, बिकॉज वी नीड यूजर्स हियर आल्सो। तो एक तो जो बच्चों में जैसे कंप्यूटर की साइड में जो इंटरेस्ट है आज की डेट में, जो आईटी और कंप्यूटर सेक्टर में भाग रहे हैं, तो उनको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है। शुरू से लेकर एंड तक कोई भी काम हम बिना कंप्यूटर के मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कर रहे। अभी आपने 2 दिन पहले ही एक हमारी महिंद्रा की कार लॉन्च हुई है, आपने डिजाइन देखी होगी, क्या सुपर्ब डिजाइन। यस सर। और इस तरह की डिजाइन मैं तो कह रहा हूँ इंडियन मार्केट में फर्स्ट टाइम इंडियन मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। यस सर। नाउ वी आर लीडिंग इन दैट साइड डिजाइनिंग सेक्टर, कि हमने एक नया कंसेप्ट एकदम मार्केट में उतारा जिससे वर्ल्ड हमारी तरफ देखने लगा है कि नाउ डिजाइन इज कमिंग फ्रॉम द इंडिया। इससे पहले क्या था, डिजाइन कमिंग फ्रॉम द यूरोप, जर्मनी, यहाँ से आ रही थी। नाउ डिजाइन, न्यू डिजाइन्स आर कमिंग फ्रॉम द इंडिया। यस सर। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ द मार्केट। फ्यूचर में एक चीज ध्यान रखिए, द वर्ल्ड इज मूविंग फॉर द डिजाइन। हर कोई एक एस्थेटिक लुक की तरफ जा रहा है। पहले घर अपने आप ही डिजाइन होके बन जाते थे, नाउ हमें आर्किटेक्ट की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि आर्किटेक्ट मेरे घर को एक यूनिक शेप में डिजाइन करे। एवरी 6 मंथ हम प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है कि आज मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, 6 महीने बाद मुझे नया प्रोडक्ट चाहिए, कौन डिजाइन करेगा, कौन मैन्युफैक्चर करेगा? हम मैकेनिकल इंजीनियर्स ही करेंगे। तो हमें आज ज़रूरत है कि बच्चों को वो विज़न दिखाना कि फ्यूचर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो कंप्यूटर बेस ही है, डिजिटल बेस ही है। तो इसमें आपके जो इंटरेस्ट है कंप्यूटर में वो इधर भी है। तो ये सेक्टर जो चल रहा है वो वाला सेक्टर नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसीलिए बहुत सारी जगह पे इस कोर्स के नाम भी बदले जा रहे हैं। एक कोर्स के नाम है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बीटेक इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बीटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बीटेक इन डिज़ाइन। तो सेवरल कोर्स के नाम चेंज किए जा रहे हैं
जिससे कि स्टूडेंट्स जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव नाम लगे। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो जो देख रहे हैं वही सही है, टोटली डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, नए स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स समझना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैकेनिकल को पहले से थोड़ा सा डिफरेंट बना रही है। ठीक है। तो सर आपने बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी ज़रूरी है हम लोग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो सर एकेडमिक्स भी काफ़ी ज़रूरी है स्कोर करने के लिए, और कंपनी का पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया भी एकेडमिक्स के ग्रेड्स ही होते हैं। तो एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एक साथ कैसे बैलेंस करें सर स्टूडेंट? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने इससे पहले जो जवाब दिया प्रैक्टिकल वाला, तो उसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमें तो प्रैक्टिकली फोकस ज़्यादा होना चाहिए, थ्योरेटिकल थोड़ा कम कर देना चाहिए, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप एक चीज़ सोचिए कि व्हेन मैकेनिकल इंजीनियर स्टार्ट जो करता है, यानी बीटेक आप करते हैं तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा होते हैं। आफ्टर सम टाइम दो स्टूडेंट का कंपैरिजन हम करना कभी, जो मैथमेटिक्स से पढ़ के आया है और जो आर्ट से पढ़ के आया है, उनके माइंड का सोचने का तरीका और लॉजिकल रीजनिंग ये चेक करके देखना कभी। आप भी अगर स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर जिसमें भी, तो आप कभी किसी ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना जो आर्ट का है ओके सर। या कॉमर्स का है, आप उनसे जनरल बातें करना, घर में हो रिश्तेदार में कुछ बातें करना, यू विल फाइंड योर डिफरेंस, आपका थिंकिंग लेवल, आपका सोचने का तरीका। तो एक्चुअली में जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है, जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ये आपका माइंड डेवलप करता है। हो सकता है कि 90% आप उस समय यूज़ ना करो, लेकिन आपके माइंड में जो बैक में नॉलेज होती है ना, वो आपके डिसीजन मेकिंग में, जैसे आप एआई और एमएल का कुछ जानते होंगे। यस सर, बेसिक। बेस्ट एआई क्या होगा? जिसमें बेस्ट एमएल होगा। यस सर। मशीन लर्निंग क्या है? लार्ज इंफॉर्मेशन और उनका कैलकुलेशन किस तरह से सेट माइंड में है, उसी के अकॉर्डिंग एआई का डिसीजन होता है। सिमिलरली हमारा माइंड भी ऐसे काम करता है। जब आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में इंडस्ट्री में होगे, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक क्विक डिसीजंस एंड करेक्ट डिसीजंस। वो क्विक डिसीजन, करेक्ट डिसीजंस किस बेस पे होंगे? योर थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस। सो थ्योरेटिकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट एज प्रैक्टिकल नॉलेज। सो दिस इज द बैलेंस ऑफ टू। कोई भी चीज़ हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बैलेंस इज रिक्वायर्ड। अभी तक क्या था कि थ्योरेटिकल इज मोर, प्रैक्टिकल इज मिसिंग। इफ प्रैक्टिकल इज मोर, थ्योरेटिकल इज मिसिंग, यू विल वर्क एज ए मैकेनिक इन वर्कशॉप। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज हो, वो आपसे अच्छा कार खोलना जानता है, यस सर। जानता है कि नहीं? एक्सपीरियंस है उसको। बिकॉज उसके पास प्रैक्टिकल, पर वो थ्योरेटिकली इतना कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, वो नया सॉल्यूशन नहीं थिंक कर सकता, ठीक है ना, नई डिजाइन नहीं बना सकता, नई कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ। सो बैलेंस इज मस्ट। सो वी कांट इग्नोर एनी वन कि थ्योरेटिकल को साइड में रख दें या प्रैक्टिकल को साइड में रख दें, ये नहीं कर सकते। सो बोथ आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए थ्योरेटिकल इज नीडेड, और आपकी लर्निंग का बेस बनाने के लिए, बल्क मीन्स उसका क्वांटम बनाने के लिए थ्योरेटिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिकल उस इन्वायरमेंट को सीखने के लिए जिसमें आपको काम करना है। ये दोनों चीज़ें। ठीक है। So sir, what are the most in demand specialization within mechanical engineering? नाउ डिमांड, द फ्यूचर डिमांड दैट आई अंडरस्टैंड जो अभी इंक्रीज करेंगी, द फर्स्ट इज द डिज़ाइन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो स्किल है, फर्स्ट स्किल इज डिज़ाइन, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स आर कमिंग ऑन डेली बेसिस। हाउ ऑफन you purchase the new thing? If we take one example, mobile phone, तो if you have affordability, कितना टाइम आप लेते हैं मोबाइल को चेंज करने में? हार्डली 1 ईयर। यस सर। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, देन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर यू चेंज योर मोबाइल फोन। कार कितने दिन में चेंज करते हैं? अप्रोक्स 10 years। नो, 5 से ज़्यादा नहीं चलाते। अफोर्डेबिलिटी की कहा है। यस अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, पैसा है, तो आप 5 साल से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाओगे। यस सर। बाइक कितनी दिन में चेंज कर देते हैं? सर बाइक वही 1 अफोर्डेबिलिटी। या 2 साल। हाँ, एक जो यंग जनरेशन का मैंने साइकोलॉजी देखी है, वो ये देखा है कि 1 या 2 साल से ज़्यादा वो बाइक पसंद नहीं करेंगे, घर वालों से कहेंगे चेंज करने के लिए, बोर हो जाती है। बोर हो जाते हैं।
क्लॉथ्स कितनी जल्दी चेंज करते हैं हम? सर वो तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली करते हैं। फ्रीक्वेंटली। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ह्यूमन बिहेवियर यानी मार्केट का बिहेवियर किस तरह से चेंज हुआ है। इससे पहले हमारे टाइम में ऐसा था कि एक साइकिल खरीद ली 20 साल तक चल रही है, किसी को रिपेयर करा के चल रही है, एक बाइक खरीद ली, कार खरीद ली तो 15 साल प्लस उसे बढ़ा के 20 तक ले ट्रेनिंग जाए। करा के। मेरे नाना जी का एक स्कूटर था 40 साल चला। तो एक तो ह्यूमन बिहेवियर चल रहा है। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हम प्रोडक्ट को खरीदने में यानी तुरंत उसे चेंज करना चाह रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट पे नहीं रुकेंगे, बहुत जल्दी चेंज करें। ह्यूमन बिहेवियर में मार्केट उसी को देख के चलता है। दूसरा, अगर आप बताइए कि आज आपने जो मोबाइल खरीदा, क्या नेक्स्ट ईयर सेम मॉडल खरीदेंगे आप? नहीं सर, अपग्रेड ही करेंगे, सेम डिजाइन खरीदेंगे? बेटर लुक ढूंढेंगे उससे। आपने जो बाइक खरीदी 2 साल बाद अगर चेंज करना चाह रहे हो तो सेम मॉडल सेम डिजाइन खरीदेंगे? अच्छा। तो दिस द नेक्स्ट ह्यूमन नेचर इज डेफिनेटली दे विल गो फॉर द डिफरेंट डिजाइन। आप एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि हम वाटर बोतल लेके चलते हैं, तो हर बार मार्केट में आप जाओगे तो डिफरेंट शेप की ढूंढना पसंद करोगे मार्केट में, कुछ नई डिजाइन की वाटर बोतल मुझे मिले जिसे मैं लेके जाऊँ, यूनिक हो, सबसे अलग दिखे। तो दिस इज ह्यूमन बिहेवियर जो अभी पिछले कुछ 10-15 साल में चेंज हुआ है। वी क्विकली चेंजिंग आवर डिमांड रिक्वायरमेंट। अब इस ह्यूमन बिहेवियर के लिए मार्केट यानी कि चैलेंज है अब कि हर 6 महीने में 2 साल में गाड़ी नए मॉडल्स चेंज हो जाते हैं व्हीकल्स के। अगर हम अपने सेक्टर में ही देखें, हर प्रोडक्ट की डिज़ाइन चेंज हो रही है, मोबाइल नई डिज़ाइन के आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट नया डिज़ाइन का आ रहा है। आप मार्केट में जाओगे तो आप नई डिज़ाइन ढूंढ रहे होते हो। तो चैलेंज सिर्फ अदर साइड भी है जो डिज़ाइन कर रहे हैं। दे नीड डिज़ाइनर्स, ऐसे डिज़ाइनर्स जिनमें क्रिएटिविटी हो, जो नए नए कॉन्सेप्ट बना सकें। जो भी हमने गाड़ी का, महिंद्रा की गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, दिस इज न्यू डिज़ाइन, जबकि उन्होंने पिछले साल ही एक नई गाड़ी लॉन्च की थी, लेकिन अब उन्होंने नए मॉडल्स लॉन्च कर दिए। तो फ्यूचर में एक डिमांड है डिज़ाइन की, जो मैं कह रहा था कि डिज़ाइन इज़ वन सेक्टर जिसमें हमें क्रिएटर्स चाहिए होते हैं जो नया सोच सकें, जो ऐसे नहीं एक डिज़ाइन कह के इसको मैं देख के ऐसे ही बना दूंगा, ये डिज़ाइनर नहीं चाहिए होते, क्रिएटिव डिज़ाइनर चाहिए होंगे। नेक्स्ट, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग। पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन से लेके मार्केट में आने का एक बहुत लंबा टाइम होता था, वो कई सालों तक भी होता था, लेकिन आज वो टाइम उनके पास नहीं है। इफ़ यू हैव डिज़ाइन, इफ़ योर डिज़ाइन इज़ रेडी टुडे, दे नीड इन कितने कम टाइम में वो मार्केट में हम उसे लॉन्च कर सकते हैं। सो फॉर दिस वी नीड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, और ये क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किए बगैर चलाना करना है। तो दूसरा सेक्टर है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 5, इंडस्ट्री 4 टेक्नोलॉजीज आर हेल्पिंग, 3D प्रिंटिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी जो भी इस सेक्टर में हेल्प कर रही है। एंड देयर आर वेरियस माइक्रो स्किल्स नीडेड इन दिस सेक्टर। एक और सेक्टर है जैसे प्रोसेस ऑटोमेशन में, प्रोसेस ऑटोमेशन की बहुत सारे सर्विस सेक्टर हैं जहाँ प्रोसेस को डील करना होता है। एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस को डील करना होता है, दैट स्किल, उसमें भी बहुत सारे स्किल्स हैं। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे स्किल्स हैं इसमें जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। सर तो सर जैसे हम मैकेनिकल में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं सर, डिज़ाइनिंग भी हम लोग पढ़ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आर्डिनो का भी यूज़ करते हैं। तो सर ये चीज़ें हम लोग ईसी डिपार्टमेंट में भी बच्चे कर रहे हैं, सीएसएआई में भी कर रहे हैं, आईओटी में भी कर रहे हैं। तो मैकेनिकल का और उन ब्रांचेस में डिफरेंस क्या रहा सर? देखिए, अभी जो वर्ल्ड चल रहा है जिसमें कोई भी हम अगर प्रोडक्ट देखें, अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग साइड में हम जाएं तो एक चीज़ हम देखते हैं कि वी नीड द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सो नाउ द मशीन्स अब प्योर मैकेनिकल नहीं है, दे हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, दे हैव इलेक्ट्रिकल्स, दे हैव कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर। तो एक वर्ल्ड में ये चीज़ चल रही है अभी। दिस कोर्स इज़ नॉट फेमस इन इंडिया, बट आउटसाइड एक रोबोटिक्स ऑटोमेशन का कोर्स बहुत फेमस है, बिकॉज उस कोर्स में जो
कोर्स कवरेज होती है उसमें सभी टेक्नोलॉजी को एक जगह यूज़ करके और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी कराई जाती है। तो रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर स्किल्स जो कहते हैं ना, फ्यूचर स्किल्स कौन से हैं? फ्यूचर स्किल्स वो होंगे जिसमें यू हैव नॉलेज ऑफ ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग, so you can think for the new solutions which is coming from using different technologies, like एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैकेनिकल से बनी हुई चीज़ें होंगी, डिज़ाइन होंगी, मैकेनिकल जॉइंट्स होंगी, वर्किंग होगी, मोबिलिटी होगी, बट इलेक्ट्रॉनिक्स भी होंगे, सेंसर्स भी होंगे, एक्चुएटर्स भी होंगे, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी होगा, AI ML भी होगा। तो आप क्या सोच, आप अगर उस सिस्टम का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो क्या एक ओनली मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप कर सकता है? ना सर। क्या कंप्यूटर इंजीनियर अकेला कर सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकता है? क्या सभी तीनों को बिठा के साथ में कर दें तो वो एक चीज़ सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। अगर मैं 3 ब्रांच के इंजीनियर्स को एक साथ में बिठा दूं और उनसे कहूं कि यू हैव टू थिंक वन सॉल्यूशन, वन इनोवेटिव सॉल्यूशन, वो नहीं सोच पाएंगे बिकॉज उनके माइंड में जो लर्निंग है वो डिफरेंट है। सो वी नीड वन इंजीनियर जिसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज सभी की हो बट स्किल्ड इन समथिंग। तो अभी हम एक एक बच्चों में ये भी आया कि सर दे आर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हम सीखें क्या? हम अगर हर एक में सीखने आएंगे तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैं डिज़ाइन भी सीखूं, मैन्युफैक्चरिंग भी सीखूं, AI भी सीखूं, कोडिंग भी सीखूं, क्या क्या सीखूं? मैं उनसे कहता हूँ बस ये तो सीखो कि एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ये तो सीखो। द बेसिक क्वेश्चन एग्जिस्टेंस कि व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी, इसका आंसर है आपके पास? देन सेकंड आंसर है क्या कि वो पर्पस ऑफ दैट टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। द लास्ट क्वेश्चन कम जो आता है वो आता है हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स। ये डिफिकल्ट होता है, बट टू नो व्हाट इज दिस, पर्पस कहाँ है और कौन यूज करता है इसे, ये जानना तो एक नॉर्मल इंटेलिजेंस है ना। तो मैं स्टूडेंट से भी यही डिस्कस करता हूँ, अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है तो टारगेट दीज 3 क्वेश्चंस, व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी, व्हाई मीन्स पर्पस ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, वेयर मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। तो यू मस्ट टारगेट दीज 3 क्वेश्चंस। जो भी आप नया नाम कोई भी सुना, साइबर सिक्योरिटी सुना, AI सुना, ML सुना, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स, दिस इज डिफिकल्ट एंड साइंटिफिक, इट हैज साइंटिफिक आंसर्स। इसमें आप जाओगे तो आप डिटेल में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हाउ वाले क्वेश्चन में जब ही एंटर करो जब आपको लगता है कि आई हैव इंटरेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू नो मोर, देन यू कैन एंटर। So today there is a need one engineer who knows everything but is skilled in something. So then that वो इंजीनियर जो है वो सोच सकता है कि नाउ आई कैन क्रिएट वन कॉन्सेप्ट। इवन क्रिएटिंग वन कॉन्सेप्ट इज गुड। जब एक बार वो कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देगा उसको रियलिटी में लाने के लिए दे नीड थी फ्रॉम डिफरेंट स्किल्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। सर जैसे मैकेनिकल बैकग्राउंड से जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं तो ज़्यादातर मतलब 4th ईयर के बाद अप्रॉक्स 50% स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने करी होती है तो प्रोडक्शन बेस्ड स्टार्टअप उनके माइंड्स में आते रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे ये भी नहीं कि कुछ नया ही, कुछ एग्जिस्टिंग भी आते हैं, कुछ के मन में नए भी आते हैं। तो क्या हमें जॉब ऑप्ट करनी चाहिए या फिर हमें स्टार्टअप करना चाहिए या फिर कुछ टाइम जॉब एक्सपीरियंस करके स्टार्टअप करना चाहिए? देखिए स्टार्टअप के लिए मल्टी फैक्टर्स जो एग्जिस्ट करते हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है फॉर स्टार्टअप। फॉर एग्जांपल वी हैव टू गो फॉर द स्टार्टअप वंस वी हैव अ गुड आइडिया। सुबह से शाम तक हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन वो आइडियाज़ मार्केट लेवल के आइडियाज़ हैं या नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सडनली आई मे हैव आइडिया एंड आई कैन स्टार्ट द स्टार्टअप, बट आफ्टर समटाइम्स आई रियलाइज दैट देयर इज नो डिमांड इन मार्केट। तो यू हैव टू लर्न कि मार्केट कैसे काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है। एक मेरा फ्रेंड था, उसने एक मेरे साथ डिस्कस किया था कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप टाइम दो तो थोड़ा मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो
वो एक इंडस्ट्री में काम करता था, वहाँ एक केमिकल यूज होता था, और वो केमिकल का उसने देखा कि केमिकल का जो मार्केट है वो 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कंपनियां उस केमिकल को खरीदती हैं। जब उसने उसमें वो काम कर रहा था, उसने देखा कि केमिकल बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, आई नो द केमिस्ट्री ऑफ दिस केमिकल, आई कैन क्रिएट एट होम। तो उसने कहा मैं थोड़ा स्टार्टअप शुरू करता हूँ। उसको मार्केट भी पता था कि ये लोग हैं जो परचेजर हैं, तो उसने कि मेरा नेटवर्क भी है, मुझे जानकारी भी है। तो उसने तुरंत जॉब क्विट करी और वो केमिकल बनाने की कंपनी छोटी स्टार्ट कर दी विद लेस इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब वो उसने बना के जब वो अपना प्रोडक्ट लेके गया, तो उसका प्रोडक्ट किसी ने नहीं खरीदा। उसने कहा कि जो रेट पे आप उनसे ले रहे हो उससे हाफ रेट पे दे रहा हूँ, तब भी नहीं दिया। तो उसने बताया कि रीज़न क्या था उसका। मैंने भी उससे पूछा, मैंने कि ये तो भाई इसमें तो लेना चाहिए था, क्या दिक्कत थी। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप से कोई सामान लेने जाते हैं, जिससे आप बहुत सारा सामान लेते हैं, डेली 200 400 500 रुपये का सामान लेके जाते हैं, तो आप उससे महीने में 2-3 माचिस भी खरीदते होंगे, है ना। तो माचिस की कॉस्ट उस टाइम जब उसने बताया था 50 पैसे और 1 रुपीज़ कॉस्ट होती थी मैच बॉक्स की। तो अब उसने कहा कि भाई अगर कोई आपके पास आ जाए और कहे कि मैं आपको माचिस 1 रुपये की जगह 50 पैसे की दूंगा, आप मेरे से माचिस लेना शुरू कर दो। तो एक कस्टमर बिहेवियर होता है, वो उसने ये कहा कि जब मैं उससे डेली 500 रुपये का सामान खरीद रहा हूँ, तो 1 रुपये और 50 पैसे की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई चीज़ 1 रुपये की वो दे रहा है, अगर वो 50 पैसे की मिलेगी तो मेरे को कितना बेनिफिट होगा, नथिंग। तो यानी कि मार्केट ऐसा था कि उसको जो वो पार्ट कंपनियां खरीदती थी, टोटल परचेज का एक बहुत माइनर पार्ट था वो, और जिससे खरीदते थे बल्क में बहुत सारा सामान, उसमें एक माइनर चीज़ था। तो वो अपना जो कस्टमर रिलेशनशिप है ना, उसको ख़राब नहीं करना चाहते थे। तो दे डिडेंट अलाउ, पॉलिसी उन्होंने अलाउ नहीं की कि मैं स्विच करूं, कोई दूसरा जो सेलर है उसके पास जाऊं, उन्होंने टोटली मना कर दिया। तो ये कुछ मार्केट चीज़ें हैं जो हम टेक्निकल लोग नहीं जानते कि मार्केट बिहेव कैसा करेगा। तो जब हम स्टार्टअप की बात सोचते हैं और करते हैं, तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को जानना पड़ता है। हमें मार्केट कैसे काम करेगा, अकाउंटिंग कैसे काम करेगा, फाइनेंस कैसे काम करेगा, लीगल इश्यूज कैसे काम करेंगे। यू मे हैव सम आइडिया जो कहीं पेटेंटेड भी हो सकता है, आपने उसे लुक ही नहीं किया और जो आपने स्टार्टिंग मार्केटिंग शुरू कर दी, आपके पास एक इतना बड़ा लीगल केस लगेगा कि आप उसे कभी डील नहीं कर पाओगे। तो दे आर नंबर ऑफ थिंग्स इन स्टार्टअप। तो फर्स्ट थिंग इज, जब स्टार्टअप में आप जा रहे हैं, आपके पास आइडिया हो, उसकी वैलिडेशन इज इम्पोर्टेंट कि यू नो दैट दिस आइडिया इज यूनिक एंड इट इज नोवेयर। सेकेंड इज, उसकी डिमांड आपको देखनी होती है कि मार्केट है या नहीं है इसमें। फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि जॉब लेनी चाहिए, उसमें जाना चाहिए, कि आप क्या मार्केट में बिना पैसे के सर्वाइव कर सकते हो। आपका फैमिली बैकग्राउंड या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड किस तरह का है, क्योंकि आपको कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। हु इज़ द इन्वेस्टर फॉर दैट, यू हैव टू थिंक। क्या आप 1 साल घर पे बैठ सकते हो बिना इनकम के? क्या आप 2 साल घर पे बैठ के बिना इनकम के चल सकते हो? यू हैव टू थिंक फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि स्टार्टअप शुरू करने का मतलब ये नहीं होता कि फर्स्ट डे यू विल गेट द इनकम। इट मे टेक 1 2 3 4 5 years, so you have to see your survival at that time, and there are multi factors you have to look. So startup is not the one skill I have and I can go, then I must have several skills and I have to analyze everything, then I have to move. फिर एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि एकेडमी और इंडस्ट्री के में बीच में गैप है, तो एनआईटी कॉलेज ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फिर इस गैप को कम करने के लिए? I have recently joined the NIT Department of Mechanical Engineering. तो मेजर चीज़ देखी मैंने यहाँ, इट वॉज दी इंडस्ट्री एसोसिएशन। इट वॉज इन मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में ये चीज़ काफ़ी मिसिंग थी। सबसे बड़ी चीज़ कि मैनेजमेंट का फोकस, कि मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्शियस, दे नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री कनेक्ट। सो द थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर, कि जब मैनेजमेंट को पता हो कि इंडस्ट्री इंट्रैक्शन का इम्पोर्टेंस कितना है और क्यों है,
देन चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मैंने देखा यहाँ काफ़ी इंडस्ट्री एसोसिएटेड लैब्स हैं। जब मैंने पूरे डिपार्टमेंट को स्टडी किया तो वी हैव 10 प्लस इंडस्ट्री एसोसिएटेड लैब। इन 10 प्लस इंडस्ट्री एसोसिएटेड लैब्स में दे आर नंबर ऑफ इंडस्ट्री क्रिएटेड मॉड्यूल्स, लर्निंग मॉड्यूल्स, जिसमें हैंड्स ऑन लर्निंग बेस पर है, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिंग लर्निंग पे है। So one side the students are learning the theoretical courses, and other side at the same time they are learning the practical hands-on courses that is developed by the industry itself. So the policy of the college is train and hire, means they ask industry, you please plan, you train our student, they train our faculty, faculty train our student, even they come and they train our student and they come for the hiring. तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे NIT का जो कॉन्सेप्ट है, रनिंग वेरी गुड, और इसका बहुत हमें फ़ायदा हो रहा है, जिससे इंडस्ट्री कनेक्ट, और जिसको हम इंडस्ट्री के बहुत क्लोज जा रहे हैं और उसको इंडस्ट्री को हम अपने पास लेके आ रहे हैं। सर जैसे बाहर की सर आजकल बच्चे काफ़ी मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज़ करने में मतलब बिल्कुल हिचकिचाते हैं ऑप्ट करने में, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं आना चाहते, ज़्यादातर जाना चाहते हैं CIT और ऊपर की जो ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह, इन्हीं में जाना चाहते हैं। तो सर इसमें कुछ आप एडवाइस दें इन बच्चों को? डेफिनेटली अगर मैं इसको टेक्नोलॉजी साइड से अगर आंसर करना चाहूँ तो बच्चे आजकल AI और ML की साइड में थोड़ा कंप्यूटर साइंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब बेस्ट AI हम किसे कहेंगे, जिसमें बेस्ट ML होगा, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था, मशीन लर्निंग। अगर हम मशीन लर्निंग में अगर बेस्ट नॉलेज फिट करें तो डिसीजन भी बेस्ट होंगे। एग्री करते हैं आप इससे? यस सर। लेकिन अगर मैं ML में अगर नॉलेज जो है वो खराब नॉलेज फिल कर दूं तो डिसीजन कैसे होंगे? बेकार डिसीजन होंगे। बेकार डिसीजन होंगे। तो दिस इज यहीं से हम थोड़ा सा डायरेक्शन में काम कर सकते हैं कि भी रिसेंट कुछ ईयर्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, इसको मेरा भी बेटा स्कूल जाता है, तो स्कूल सिस्टम इसमें थोड़ा सा हेल्प नहीं कर रहे करियर गाइडेंस में। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ट्रेंड्स कि फ्यूचर में क्या काम करना है। एक हमारे इंडियन मार्केट में एक हैबिट है कि व्हाट इज जनरली हम बात भी करते हैं द मास रेस। क्या हम लॉजिकली एनालाइज करके डिसीजन ले रहे हैं या हम मास रेस को देख के डिसीजन ले रहे हैं? माई 10 फ्रेंड्स आर गोइंग इन दिस कोर्स, आई हैव टू गो इन दिस कोर्स। मेरा पर्सनल स्किल क्या है ये मैंने भी जानने की कोशिश नहीं करी, और वो मेरा राइट बनता भी नहीं था, लेकिन मेरे को हेल्प भी नहीं करी किसी कॉलेज स्कूल में। क्या स्कूल्स हेल्प कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई योर स्किल्स, योर इंटरेस्ट? दे आर नॉट। रिसेंटली मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, आई वॉज इन महाराष्ट्र, मेरा बेटा जो 7th क्लास में स्टडी कर रहा था, he was studying 4 language courses. In class 7th, he was studying 4 language courses. So आज का टाइम है कि you are focused in, स्टूडेंट को 4 लैंग्वेज पढ़ाने में पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये नहीं देख। तो सर इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? देखिए पेरेंट्स के रोल के लिए भी बहुत सारे फैक्टर यहाँ देखने होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, उनकी नॉलेज कैसी है, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, तो इस पर डिपेंड करता है। देयर इज़ नो सिंपल रूल कि उनको ये करना चाहिए, बिकॉज ऑल डिपेंड्स। कहीं पेरेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ मार्केट, व्हाट इज़ दिस सेक्टर। और लेकिन अगर जो पेरेंट्स समझ सकते हैं उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेचुरल स्किल्स ऑफ द देयर चाइल्ड। और नेचुरल स्किल्स अगर पता लगेगा तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रोफेशन दैट फिट फॉर दैट नेचुरल स्किल। वो जो भी कोई नेचुरल स्किल हो, आर्ट में भी हो सकता है, कॉमर्स में भी हो सकता है, इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, दे ट्राई टू फाइंड आउट दैट प्रोफेशन, और वो अपनी एनर्जी और काउंसलिंग यूज़ करें कि उस अपने बच्चे के लिए कि दे प्लान द सच स्टडी कोर्सेज फॉर दैट। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि पेरेंट्स का ट्राई टू आइडेंटिफाई नेचुरल स्किल्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, और उसी के अकॉर्डिंग अपने जो कोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए प्लान करें।
So, can you address some final thoughts and advice to our audience? मेरा फाइनल थॉट अगर इस एरिया से रिलेटेड ही है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिकल इंजीनियरिंग इट्स फ्यूचर। ये एरिया बहुत ही एक चीज़ मैं कहता हूँ सभी से कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो स्किल फोर्स चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं। आप एक कंपेयर करिए, एक आईटी सेक्टर में आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उसके मल्टीपल कॉपीज को सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव क्रिएटेड वन सॉफ्टवेयर, नाउ सॉफ्टवेयर हैज बीन क्रिएटेड, नाउ यू कैन सेल दैट सॉफ्टवेयर टू मल्टीपल पीपल्स। अब क्रिएटर्स नहीं चाहिए आपको उस सॉफ्टवेयर के लिए, आपको उसके लिए डेवलपर चाहिए थोड़ा जो इम्प्रूव करते रहे। बहुत एक छोटी टीम चाहिए, क्रिएट करने में एक बड़ी टीम चाहिए आपको, और फिर उसको डील करने के लिए छोटी टीम चाहिए। एंड ये सेक्टर में स्किल्स थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है कि हम मान लो कि फ्यूचर में क्या होगा इस स्किल का। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको हर जितने भी प्रोडक्ट हैं मैन्युफैक्चरिंग में, दे आर रिसाइकलिंग। हर प्रोडक्ट यूज होगा, खत्म होगा, फिर दूसरा परचेज करेंगे, फिर खत्म होगा। सो ऑलवेज देयर विल बी ए नीड। और मार्केट की जो परचेजिंग पावर जो इंक्रीज हो रही है, अब ये देखिए, ये सेक्टर कोई ऑब्जर्व नहीं करता है। इन लास्ट 20 ईयर्स जो हमारे इंडियन मार्केट की बात करें तो परचेजिंग पावर कितनी बड़ी है। आप अपने पेरेंट्स से बात करो, 20 ईयर्स बैक उनकी परचेजिंग पावर कैसी थी सोसाइटी में? नॉर्मल, इट वॉज वेरी लेस। हम सिर्फ ज़रूरत के सामान ही खरीदते थे, लेकिन आज हम अपने इंटरेस्ट और शौक के सामान खरीदते हैं। तो परचेजिंग पावर, इकोनॉमी भी बढ़ी है, परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। हमारी इंडियन इकोनॉमी 5th पे है, आगे 3rd पे पहुंचने वाली है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। तो फ्यूचर में जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जब इंसान के पास पैसा होगा, दे विल परचेज द प्रोडक्ट, हु विल मैन्युफैक्चर दैट। तो फ्यूचर में जो स्किल जो नीडेड है वो टोटली मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमें बहुत डिमांड है। अभी भी हम अपने मैकेनिकल सेक्टर में देखें, हम हमारे पास जो रिक्रूटर आ रहे हैं, दे हैव डिमांड, बट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर द स्किल्स। अगर सर, हम एनआईटी कॉलेज का मैकेनिकल डिपार्टमेंट बाकी कॉलेज के डिपार्टमेंट से कैसे अलग है? मतलब क्या हम लोग देख सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट को एनआईटी कॉलेज की? देखिए, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम कहें इसे, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, दिस इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड एज पर दी यूजीसी, एआईसीटी, एनबीए और नेक रूल्स। तो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ आती है द गवर्नेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मेन तो हम पूरे डिपार्टमेंट का एक गवर्नेंस, वी हैव वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज एंड विद स्पेशलाइजेशन इन ऑल द फील्ड्स लाइक डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशंस। तो सभी डायरेक्शन हमारे पास वेल डिफाइंड मीन्स वेल क्वालिफाइड फैकल्टी हैं, और उसके बाद वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। हर सेक्टर में अगर कहें तो हर स्पेशलाइजेशन वी हैव सम फैकल्टीज। पॉज करना है लोग। So one side we have well qualified faculty, well structured, and we have plan according to the rules set by the UGC, AICT, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उसके लिए हम वेल स्ट्रक्चर्ड डिफाइन हमारी स्ट्रक्चर है। वी आर एनबीए एक्रीडिटेशन। एनबीए एक्रीडिटेशन एक एजेंसी है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक 360 डिग्री अगर हम उसको रन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए उसको असेस करती है। वी आर एक्रीडिटेटेड विद एनबीए। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इट इज़ रैंक्ड इन NIRF, वी हैव गुड रैंक इन NIRF। सो वन साइड वी हैव स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट एंड प्लान डिपार्टमेंट, all the things are planned. अदर साइड अगर हम एकेडमिक की बात करें, वी हैव ऑटोनोमस डिपार्टमेंट। नाउ वी कैन डेवलप आवर ओन प्रोग्राम करिकुलम, वी कैन डेवलप आवर ओन कोर्सेज, प्रैक्टिकल कोर्सेज, थ्योरी कोर्सेज। अब ये हमारे पास ऑटोनॉमी है कि कौन सा नया कोर्स मार्केट का कोर्स है जिसको हम लेके आते हैं। वी हैव मल्टीपल कोर्सेज जो इंडस्ट्री अलाइन है। एक तरफ इंजीनियरिंग कोर, वी आर डीलिंग विद द इंजीनियरिंग कोर, एंड वन साइड वी आर डीलिंग विद द इंडस्ट्री अलाइन कोर्सेज। तो हम इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके एक वेल डिफाइंड डेवलप हमारे पास प्रोग्राम करिकुलम है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर इम्प्लीमेंटेशन वी यूज़ best teaching learning methodology. We have all ICT tools for teaching learning process. We have a
continuous internal evaluation system to assess the student performance and taking actions. हम रियल टाइम में स्टूडेंट की मॉनिटरिंग, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते हैं. इन केस ऑफ दी अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो वी टेक एक्शंस एट द रियल टाइम एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव. सो हमारा मोटिव ये होता है कि हम फाइनल ईयर तक जब स्टूडेंट को लेके जाएं तो वो एक बेस्ट एम्प्लॉयबिलिटी के साथ स्टैंड करता है, जिससे प्लेसमेंट में आसानी होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैकल्टी साइड में, फैकल्टी सिर्फ अच्छी फैकल्टी को हायर करना और एक्सपीरियंस फैकल्टी को रखना और होना ही जरूरी नहीं है, उनका कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड. सो वी प्लान दी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फैकल्टी ट्रेनिंग्स, फैकल्टी क्वालिफिकेशन अपग्रेडेशन. दिस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. और फैकल्टी का न्यू टेक्नोलॉजी को जाना, वी हैव नंबर ऑफ फैकल्टीज, दोज आर ट्रेन, दे आर सर्टिफाइड इन सेवरल कोर्सेज जो हमारे प्रोग्राम में है. उसके बाद भी अगर हम आगे चलते हैं तो दिस इज वी हैव स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसीज, लाइक कि स्टूडेंट का एक ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए नॉट ओनली एकेडमिक, वी आल्सो लुक फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. कि एक 360 डिग्री अगर स्टूडेंट का डेवलप करना है तो वी हैव टू सी कि स्टूडेंट का एक मीन्स एथिक्स कैसे हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे काम करना है, इसकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है. तो ये और एक्स्ट्रा करिकुलर कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, सो दीज ऑल दी थिंग्स वी हैव प्लान फॉर दैट, वी इम्प्लीमेंट दैट एंड वी मॉनिटर दिस और उसका फीडबैक वगैरह एक्शन टेकन, यानी कि ऑल दी थिंग्स वी डू फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट. अदर साइड चले तो फिर वी लुक फॉर द डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज़. वी हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इन द डिपार्टमेंट, वी हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट for the practical courses. For classes are equipped with smart boards and so all the facilities that is required. And we have additional facilities also for research and project work and for the innovation, for the startups also. उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है जिस पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, इंडस्ट्री इंटरेक्शंस. सो वी हैव इंडस्ट्री इंटरेक्शंस फॉर द प्रोजेक्ट्स, वी हैव इंडस्ट्री इंटरेक्शन फॉर द इंटर्नशिप्स, sponsored project, consultancies, in the industry training to the student and faculty also. And there are several parameters like faculty development, student training and development. So we connect with the industries. So overall we look all the parameters required in academic for the program improvement and continuous improvement. We connect with the all these stakeholders, we take advice from these stakeholders, we implement best policies, then we get for getting the best results. So this is how we run the department, and we continuously we are also try to improve further. Sir, can you address some final thoughts or messages to our audience? If I think the audience are the current mechanical engineering student, उनके लिए मेरी फाइनल एडवाइस ये है, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वी नो द मार्केट. मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा दे ट्राई टू एक्सप्लोर द मार्केट, क्या चल रहा है, क्या स्किल्स चाहिए. रिसेंटली वी हैव फेस दिस प्रॉब्लम दैट द कंपनीज आर कमिंग टू अस, दे आर हायरिंग, दे नीड द मीन्स स्किल्ड मैन पावर इन दिस फील्ड. बट दिक्कत हमारे साथ क्या हो रही है कि वी डू नॉट हैव द मैन पावर इन नंबर्स, not in quality, in numbers, we do not have. So हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, they have options to choose one company, they have number of placement. तो एक तो मैं स्टूडेंट से कहूँगा they try to identify best skills, there are a number of opportunities, और उसमें अपने बेस्ट स्किल्स को फाइंड करके बेस्ट स्किल को अचीव करके they can try to target. और यही सेम एडवाइस मैं न्यू कमर्स जो मैकेनिकल में अपना एक ऑप्शन रख रहे हैं उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा. इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग देयर इज अ ह्यूज डिमांड इन मार्केट. उनसे भी कहूँगा कि दे जो उनके नोन हैं इस फील्ड में कोई काम कर रहा है, एक बेस्ट पॉइंट मैं देना चाहूँगा इसमें कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ जो है ना उसकी श्योरिटी होती है. मैं स्टूडेंट से कभी कभी कहता रहता हूँ कि आप इस सेक्टर में अगर 10 साल काम करेंगे आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा फ्रेशर.
आप अगर इस सेक्टर में 5 साल 10 साल काम करेंगे तो आपको फ्रेशर रिप्लेस नहीं कर सकता। दिस ये चीज़ आपको गारंटी देती है कि आपका फ्यूचर में भी ग्रोथ होगी, यानी कि आपके 10 साल के एक्सपीरियंस की भी वैल्यू है। लेकिन अदर सेक्टर्स ऐसे हैं जहां आजकल हम देख रहे हैं, अदर ब्रांचेज ऐसी हैं जहां आपको एक नॉन इंजीनियरिंग स्किल्स लेके भी आपको, जैसे कि कोडर्स पहले इंजीनियरिंग के बाद आते थे, नाउ कोडिंग स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। सो एक चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ रहा है। आफ्टर 10-20 ईयर्स ऑफ सर्विस दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय फ्रेशर्स। तो ग्रोथ कहीं स्टॉप होती है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये है कि ग्रोथ जो है दिस इज गारंटीड, बिकॉज कोई फ्रेशर आपको आपकी उस पोजीशन पे एक्सपीरियंस के साथ रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इस सेक्टर में बहुत डिमांड है, दे आर मल्टीपल स्किल्स, दे आर नंबर ऑफ स्किल्स विद कंप्यूटर्स आल्सो। आपको अगर कंप्यूटर का भी इंटरेस्ट है, यू कैन कम हियर एंड यू कैन लर्न कंप्यूटर, यू कैन यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आल्सो। Thank you so much, sir, for sharing your valuable insights and experiences. Thank you, Spurs and NCR Insight team for inviting me and this great interaction. Thank you.